हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास जो है, यहाँ से मैं ये पद उठा रहा हूँ। 2y², 3y और 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक पद हो जाएगा और इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। यदि मैं इनको जोड़ करके या घटा करके लिख देता हूँ, जैसे कि 2y² माइनस 3y और प्लस में 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। ठीक है। जैसे कि एक पद हमारे पास ये था, एक पद ये था और एक पद ये था। ये हमारे पास एक एक पद थे और बहु का मतलब होता है एक से ज़्यादा। इस तरीके से हमने एक से ज़्यादा पदों को घटा करके या जोड़ करके लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, बहुपद बन गई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, दो चीज़। नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर चर, और नंबर 2 पे पढ़ते हैं हम यहाँ पर अचर। यहाँ पर बहुपद के अंदर। ठीक है। तो चर क्या होते हैं, चर होता है जिनका मान बदल जाता है, जिनका मान बदल जाता है। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता। आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। तो देखो, मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा है, चर क्या होते हैं, जिनका मान बदल जाता है, वो होते हैं चर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जितनी भी ABCD होती है, जैसे कि A B C, इस तरीके से हमारे पास जितनी भी होती है X Y Z, ये हमारे पास क्या होते हैं, चर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 2y² है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता, यानी संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 0, ये यानी कि जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे कि 2, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इसी तरीके से -3 क्या हो जाएगा, अचर। और ये 4 क्या हो जाएगा, अचर। और चर क्या होते हैं, जिनका मान बदल जाता है, यानी कि जितनी भी हमारे पास ये ABCD है या अल्फ़ाबेट है, उनको हम क्या बोल देंगे, चर बोलेंगे हम। उसके बाद उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, बहुपद की घातें दी हुई है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुपद, इनके अंदर हमें कौन कौन सी जो है बहुपद दिए गए हैं। देखो, जहाँ पर भी हमको ये XYZ हमको ये मिलेंगे और इनकी घात यदि पूर्ण है, पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 है, उनको हम क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर y की घात एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 है, 1 है, 4 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 5x³ - 4x² + x - वर्गमूल 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यानी कि जहाँ जितने भी हम यहाँ पर XYZ प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोल देंगे। आप यहाँ पर देखो, यदि x की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, भिन्न में लिखी हुई है, 1/x - 1। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्गमूल x लिखा हुआ है, यानी x की घात कितनी है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। ठीक है। और इसी तरीके से ये x की घात तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 1/, में यानी कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। कौन सी संख्या होगी ये बहुपद, कौन किन किन को बोलेंगे, जहाँ पर जो है ये चर की घात एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और वो उसकी घात जो है एक माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और एक जो है भिन्न के रूप में नहीं नहीं होनी चाहिए कोई भी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास 3 महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई है।
यहाँ पर बहुपद के यहाँ पर प्रकार दिए हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। इनका मतलब क्या होता है तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। रैखिक बहुपद क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 2 द्विघात बहुपद। और नंबर 3 पे है त्रिघात बहुपद। जैसे कि अभी आपने देखा, जो हमने यहाँ पर जो है पदों को जो है जोड़ घटा करके लिख दिया, तो ये हमारे पास बहुपद बन गया था। जहाँ पर ये चर थे और ये अचर थे, इनकी हमने गुणा करके लिखी थी और इनको जोड़ घटा करके लिखा था पदों को, तो ये हमारे पास बहुपद बन गया था। जहाँ पर जो x है, y है या z है, हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। यदि इनकी घात कितनी हो हमारे पास, एक हो, यानी कि घात एक एक के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x-3। ये हमारे पास एक बहुपद है और इसकी घात हमारे पास कितनी है, एक है। या आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की यानी कि एक्स की घात एक देख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो y प्लस वर्गमूल 2, यानी कि y की घात हमारे पास यहाँ पर कितनी है, एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यानी कि जहाँ पर घात एक हो, सबसे बड़ी घात, उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब हमारे पास क्या होता है, दो, और घात का मतलब होता है घात, यानी कि पावर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये, जैसे कि 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, 2x² प्लस 3x या प्लस में 5 ले लो। जहाँ पर ये हमारे पास एक बहुपद है और जहाँ पर जो है एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी घात जो है दो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्वि का अर्थ ही हमारे पास दो होता है। और ये देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर ये चर है, इसकी सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, दो है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। इसी तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हो 4x² माइनस 3x प्लस 1। इसी तरीके से ये बहुपद है हमारे पास और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर हमने जो चर का प्रयोग किया है, x का प्रयोग किया है, और इसकी सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, दो है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। ठीक इसी तरीके से यदि यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी घात तीन होती, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रि का अर्थ कितना होता है, तीन होता है। जैसे कि 3x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 3। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक बहुपद है और इसकी सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, तीन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो घात तीन का बहुपद हमारे पास क्या होता है, त्रिघात बहुपद। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 2-x⁻3। एक बहुपद हमारे पास 2-x⁻3, यानी कि एक्स वाई जेड या ए बी सी की सबसे बड़ी घात जितनी होगी हमारे पास, हम यहाँ पर x प्रयोग कर रहे हैं और x की सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, तीन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, और द्विघात को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से हम त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि आप यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 देखो,
तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए यदि वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति, ये हमारे पास कोई ग्राफ दिए गए हैं। हमें क्या बताना है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखो ये शून्य क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी बहुपद है, जैसे हमारे पास कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 है एक्स की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी उनको हम क्या बोल देंगे, शून्य बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास शून्य होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, ये हमारे पास एक्स अक्ष होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है ये, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई अक्ष होता है। और ये हमारे पास कोई रेखा दी हुई है, हमें इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। यानी कि ये जो रेखा है जितनी बार एक्स पर टच करेगी यानी कि स्पर्श करेगी, उतने ही हमारे पास क्या शून्यक मिल जाएंगे। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, लेकिन ये रेखा तो एक्स अक्ष पर कहीं भी स्पर्श या टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये हमें दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं, जो ये रेखा दी हुई है ये एक्स अक्ष को कितने भाग पर टच कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये रेखा एक्स अक्ष को एक जगह पर टच कर रही है, यानी कि एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये रेखा जो है एक्स अक्ष को कितने भाग पर टच कर रही है, एक यहाँ पर टच कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 3 जगह टच कर रही है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो रेखा दी हुई है, हमें तिरछी रेखा दी हुई है, ये एक्स अक्ष को कितने भाग पर टच कर रही है, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, यानी कि 2 जगह टच कर रही है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये रेखा जो है कितने भाग पर टच कर रही है एक्स अक्ष को, 1 2 3 4, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेखा गई हुई है ये इस एक्स अक्ष को कितने भाग पर टच कर रही है, एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह टच कर रही है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो इस प्रश्नावली को जैसे एग्ज़ाम में देते तो नहीं है, तो जो क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में वो प्रश्नावली 2.2 से बनते हैं। तो चलो हम उसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी आपने देखा जो ये बहुपद क्या होते हैं और जो द्विघात बहुपद हम किन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हमने ये बहुत सारे पदों को जोड़ करके या घटा करके लिख दिया था, तो ये हमारे पास बहुपद बन गया था। और यहाँ पर जो है इस बहुपद की सबसे बड़ी घात यदि 2 थी, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, द्विघात बहुपद। यदि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 होती तो हम इसको त्रिघात बहुपद बोलते। यहाँ पर 2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि एक्स वाई जेड जो हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पर एस की सबसे बड़ी घात कितनी है, ये 2 है, पावर 2 है सबसे बड़ी, तो इसको भी हम द्विघात बहुपद बोल देंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको भी हम, एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है तो इसको भी हम द्विघात बहुपद। आप यहाँ पर टी की सबसे बड़ी घात देखोगे तो 2 है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और शून्य शून्य हमने इनके निकालने हैं। शून्य क्या होते हैं, जो ये यहाँ पर x है, इसकी यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होएगी, शून्य हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर s है, s की जो जितनी वैल्यू निकल करके आएगी वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यहाँ अब क्वेश्चन ये बनता है कि x की जो है कितनी घात निकल कर, ये वैल्यू कितनी वैल्यू निकल करके आएगी। जितनी सबसे बड़ी घात होती है, जैसे 2 है तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी x की 2 वैल्यू निकल करके आएगी। यदि x की सबसे बड़ी घात 3 होती तो x की हमारे पास 3 वैल्यू निकल करके आती। ठीक है, तो इस अब हम इनको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द्विघात बहुपद का आपको पता चल गया, यानी जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 है तो उसको द्विघात बहुपद बोल देंगे। और शून्य क्या होते हैं, यहाँ पर x की जितनी वैल्यू निकल करके आएगी, 2 निकल के आएगी, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, उनको हम शून्य बोल देंगे। और उनके बीच हमें सत्यता की जांच करनी है। तो चलो हम देखते हैं कि हमें कैसे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। तो हम इसके शून्य निकालेंगे। शून्य किस तरीके से निकालेंगे, इस द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाते हैं हम इनको, ये जो बहुपद दिया है इसको यदि मैं 0 के बराबर लिख लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, यानी कि सबका मालिक एक। तो x के आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये एक है, या यदि यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो उसकी गुणा हम किसके साथ करेंगे, इस वाले के साथ करेंगे, लास्ट वाले पद के साथ। तो हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक की गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमें दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 8 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि गुणा करने के बाद तो 8 आए, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद तो 8 आए और जोड़ घटा करने के बाद हमारे पास कितना आए, -2। ऐसी कौन सी दो संख्या है, तो आप बोलेंगे कि सर एक 2 है और एक 4 है और एक 2 है। यदि आप 4 की गुणा 2 के साथ करते हो तो कितना आता है, 8 बनता है, ये 8। और यदि आप इस 4 को यदि आप माइनस का लिखते हो, -4, और ये +2 लेते हो तो ये कितना बनेगा, -4 + 2 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये बन गया। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो x² का जो गुणांक है उसकी गुणा आपने इस वाले पद के साथ करनी है। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद इस 8 को इस तरीके से तोड़ना है, जो बीच वाला ये पद है ये आपको -2 दिख रहा होगा कि गुणा करने के बाद तो 8 आए और जोड़ घटा करने के बाद कितना आए, -2। तो ये हमने इसको इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर इस -2 के साथ जो है एक x लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ में x लगा देना है। ठीक है, तो यदि आप इनको देखोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी कि आपने क्या किया है, इस -2x के स्थान पर अब आप क्या लिख सकते हो, -4x + 2x। यदि आप इसको जोड़ोगे घटाओगे तो दोबारा से आपके पास यही आ जाएगा, -2x। ठीक है, तो पहले वाले पद और जो ये लास्ट वाला पद है, आप इनको ऐसे का ऐसा लिखोगे,
तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर और ये -8 बराबर 0। और जो -2x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, -4x और +2x, -4x और ये +2x। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार पहले दो पद उठाएंगे, इन दो पदों को लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो पदों को लेंगे, अलग अलग से लेना है। अब आप देखो जो एक्स स्क्वायर है ये किस तरीके से लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर को आप क्या किस तरीके लिख सकते हो, एक्स गुणा एक्स लिख सकते हो। और जो 4x है आप इसको किस तरीके लिख सकते हो, 4 गुणा में x लिख सकते हो। ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर और -4x में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, जो दोनों के अंदर है। आप यहाँ पर देखोगे x जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कॉमन, तो आप इसके अंदर से x को कॉमन ले सकते हो। तो हमने क्या लिया, x को बाहर, इसके अंदर से हमने x को बाहर कॉमन ले लिया। x तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, अब हमारे पास x बच जाएगा। यहाँ पर इसका एक x बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा, x। निशान माइनस का है तो हम निशान माइनस का लगा देंगे। अब देखो 4x था ये, अब x इसका ये बाहर चला गया, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है। ये x तो बाहर चला गया, यानी कि इसको यहाँ से काट देंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये बच जाएगा 4। तो इसको मैं ऐसे का ऐसा लिख दूंगा। अब निशान किसका है, प्लस का। अब आप देखो जो ये लिखा हुआ है 2x और ये -8 है, तो आप 2x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा x लिख सकते हो। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपको 2x और -8 में से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, कॉमन तो हमको ये 2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ को बाहर लिखेंगे। तो हमने ये 2 लिख दिया बाहर। अंदर क्या बचेगा, 2x में से ये देखो 2x है, इस 2x में से 2 तो ये बाहर चला गया, ये आ गया यहाँ पर। अंदर कितना बचेगा, ये x बचेगा। तो हमने इस x को लिख दिया, यानी कि 2x में से 2 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा, x बचेगा। अब देखो निशान माइनस का। ठीक इसी तरीके से 8 में से ये 2 तो बाहर चला गया, अंदर कितना बचा, ये 4 बचेगा। तो ये हम यहाँ पर ये 4 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है। अब आप देखो इसमें से और इसमें से आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। अब बोलोगे सर x-4 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, x-4 को बाहर कॉमन लेंगे। x-4 ये बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, सिर्फ x बचेगा, x बचा। और यहाँ पर यहाँ से भी x-4 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा, ये +2 बचेगा। ठीक है। इतना होने के बाद आपने करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख सकते हैं हम। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इनको आप अलग अलग से 0 के बराबर रखोगे। x-4 बराबर 0। ठीक इसी तरीके से x+2 बराबर 0। जैसे आप x को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे, ये -4 है, दूसरी तरफ जा कर के प्लस का 4 बन जाएगा। x का एक मान तो हमें यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से x यहाँ पर रहेगा और ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, -2। एक x हमारे पास यहाँ यहाँ से निकल के आया, तो x की सबसे बड़ी घात 2 थी, तो उतनी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। x की घात हमारे पास 2 आ गई। ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, आप लिख सकते हो, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद, ये हमारे पास x² माइनस 2x-8 के शून्यक 4 और -2 है।
उसके बाद इसने यहाँ पर क्या बोला है, हमें इनकी जांच भी करके बतानी है। जांच के लिए हमारे पास फार्मूला है, किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच हम किस तरीके से करते हैं, जांच करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, ये अल्फा प्लस बीटा, यानी इस अक्षर को हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटे ए के। योग शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए के। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, जो एक्स की दो वैल्यू निकल के आई है, एक को हम क्या अल्फा मान रहे हैं, दूसरे को बीटा मान रहे हैं, तो ये वो है अल्फा बीटा, यानी एक्स की दो वैल्यू है। तो चलो हम इनका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है, माइनस बी बटे ए के। देखो जो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, जो इसका व्यापक रूप है, यानी कि इसकी जो फॉर्म है, क्या होती है इसकी फॉर्म, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या होती है, द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद का जो है रूप होता है, जहाँ पर जो है ए कभी भी ज़ीरो नहीं होता, और ए जहाँ पर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये होती है हमारे पास द्विघात बहुपद का रूप। और जो ए बी सी है हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास संख्याएं होती है। ठीक है, क्या होती है, संख्याएं होती है। यदि आप यहाँ से इस समीकरण की तुलना करोगे तो आप ए बी सी के मान निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, आप इसको अल्फ़ा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4, और प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2। अल्फ़ा बीटा यानी कि एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है उन्हीं को हम अल्फ़ा बीटा मानेंगे, बराबर निशान क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और बी, यदि आप इसकी और इसकी तुलना करोगे तो बी की क्या वैल्यू है यहाँ पर, यह है -2, और ए की क्या वैल्यू है, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -2, और सी की क्या वैल्यू होगी, -8। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के अंदर से हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यदि आप यहाँ से मान निकालते हो, ए का क्या मान आएगा, 1 आ जाएगा, और ये बी का मान यदि हम इनकी तुलना करते हैं, बी का मान कितना आ जाएगा, -2, और सी का मान हमारे पास कितना आएगा, -8। देखो आप इस बहुपद को किस तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ये -2 है, -2 एक्स, और प्लस ये -8। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और ये है ए एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास द्विघात बहुपद का रूप होता है, बी एक्स प्लस सी। अब यदि आप देखोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और ये प्लस का निशान है, और बी की वैल्यू कितनी है, -2, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -8। इस तरीके से हमारे पास ए बी सी के मान आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे, माइनस का निशान है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2, यानी कि -2, और इसके बटे में कितना आएगा, ए कितना है हमारे पास, ए का मान 1 है, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो 4, और ये 4 और -2 हमारे पास कितना आएगा, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये माइनस की गुणा यदि हम माइनस के साथ करते हो तो कितना कितना होता है, प्लस होता है। माइनस की गुणा यदि आप
माइनस के साथ करते हो तो ये प्लस आता है, ठीक है। तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई और बराबर भी आने चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, शून्य को योग कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, शून्य को गुणनफल निकालेंगे। शून्य को का गुणनफल किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा बराबर सी बटे, तो हमने लिख दिया सी बटे ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू 4 थी और बीटा की वैल्यू कितनी, -2। अल्फा की वैल्यू 4 है और गुणा में बीटा -2। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू -8, -8 लिख दिया। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर आनी चाहिए। तो 4 की गुणा यदि आप -2 के साथ करोगे, 4 दूनी 8, निशान माइनस का, ये बराबर ये -8 बटे 1 कितना हो जाएगा, -8। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, जांच ये हमारी सिद्ध हो गई कि ये चीज़ सत्य है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जांच करके बताना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, 4s का स्क्वायर -4s + 1, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। हम इसके शून्य निकालेंगे, यानी कि s के मान निकालेंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसकी गुणा किसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस 4 को जो है इस तरीके से हम तोड़ते हैं या इसके गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने के बाद तो हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। इन दोनों की गुणा के बराबर गुणा करने हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि गुणा करने के बाद तो 4 आ जाए और जोड़ घटा करने के बाद कितना आ जाए, ये -4। तो कौन कौन से ले सकते हैं, एक आप 2 ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों संख्या की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा और आना भी चाहिए, 4 आना चाहिए। और जोड़ घटा करने के बाद कितना आना चाहिए, -4। तो अब हम क्या करें कि इन दोनों को जोड़ने घटाने के बाद -4 आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कि -2 और -2 ले लिया, साथ में s लगा हुआ है तो s लगा देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देखो उसके बाद हम इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, ये आपने लिखना नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए है। इसको ये मैं द्विघात बहुपद दिया है, इसको मैं क्या करूँगा, समीकरण बनाऊंगा। तो 4 कैसे बनेगा समीकरण, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा, +1 = 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया। तो पहले पद को और आखिरी पद को हम क्या करते हैं, ऐसे का ऐसा लिखते हैं, 4s² और ये +1। -4s के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ -2s और ये -2s, और ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले दो पदों को लेते हैं और उसके बाद हम आखिरी दो पदों को लेते हैं। तो हमें जो ये लाइन नहीं लगानी है, ये बस समझाने के लिए है। इसके अंदर से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, देखो ये 4s² है, ये 4s² है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, और s की घात 2 है, इसको आप लिख सकते हो s × s। ठीक इसी तरीके से 2s को आप क्या लिख सकते हो, 2 × s। तो आप इसके अंदर से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, इन दोनों के अंदर से आपको कॉमन क्या क्या चीज़ दिख रही है, ये 2 दिख रही है और ये 2s, यानी कि 2 और s को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। 2s आपने कॉमन ले लिया,
4s² है ये। इसका जो है 2s तो बाहर चला गया, यानी कि ये 2 बाहर चला गया और s बाहर चला गया। अंदर कितना बचा? ये 2s। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2s माइनस, और ये 2s तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी गुणा में ये यहाँ पर 1 है, तो अंदर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसको तो हमने लिख दिया। अब बारी है इसकी। ठीक है, इसके अंदर से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो? -1 लोगे। अंदर हमारे पास कितना बचेगा? ये 2s, -1 बाहर चला गया तो ये 2s जो है प्लस का बन जाएगा अंदर जाके, और ये माइनस यहाँ से बाहर जाएगा। ये माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है? जोड़ते हैं जब हम गुणा करते हैं माइनस माइनस की, तो ये हमारे पास प्लस होता है। तो माइनस बाहर चला गया तो ये भी हमारे पास माइनस, यदि ये बाहर चला जाता है तो ये माइनस बच जाता है अंदर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो ये अंदर वाला बच रहा है ये दोनों जो है एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद इस पद के अंदर से और यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ? अब बोलोगे यहाँ से 2s -1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 2s -1 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2s। ये 2s -1 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा? -1 बराबर 0। अब आप इन दोनों को जो है अलग अलग से 0 के बराबर रख सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2s -1 बराबर 0। ये लिख दिया, और इसको भी मैं 0 के बराबर रखूँगा तो 2s -1 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो आप यहाँ से देखो 2s, ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये प्लस का 1। तो आप यहाँ से s का मान निकाल सकते हो, ये 2 बटे में जाएगा, तो s का मान हमारे पास कितना आया? 1/2। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से भी s का मान निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करनी है? जांच करनी है। जांच किस तरीके से करते हो? आप लिखते हो शून्य को का योग। जब आप 5-7 क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप इनको आसानी से आप स्पीड से इनको सोल्व कर पाओगे। आपने बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। शून्य को योग किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। आप यहाँ से a b c के मान निकालोगे। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 4s² प्लस ये -4s प्लस 1। ठीक है, ये a का मान होता है और ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। क्योंकि हमारे पास ये द्विघात बहुपद का रूप की बात करते हैं तो वो होता है 2x² प्लस bx प्लस c। a का मान हमारे पास कितना है? 4 है। b का मान कितना है? -4, और c का मान 1 है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2, और ये निशान माइनस है। और b हमारे पास यहाँ पर कितना आया था? b का मान हमारे पास कितना है? -4। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस, और ये -4 बटे में a का मान कितना है? 1 हो जाएगा। a का मान हमारे पास 1 है, तो मैंने ये 4 है तो 4 लिख दिया। अब देखो यदि आप इनको जोड़ोगे, ये आधा है और ये आधा, आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बराबर। ये भी 1 के बराबर आना चाहिए। माइनस की गुणा यदि आप माइनस के साथ करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, और ऊपर भी 4 है नीचे भी 4, काटेंगे तो कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई, तो शून्यकों का योग तो हमारे पास निकल गया। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? वो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a।
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू 1/2 गुणा में 1/2 बराबर। अब सी का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ए का मान हमारे पास कितना है, 4, तो लिख दिया हमने 4। ठीक है। यदि आप इनकी गुणा करोगे, 1 की गुणा 1 के साथ 1 आएगा, 2 की गुणा 2 के साथ करोगे 4 बराबर 1/4, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास ये वैल्यू बराबर आ गई। इस तरीके से आपने इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, 6x² - 3x - 7। यदि आप यहाँ पर क्रम देख रहे होगे इनका, तो x की घात 2 के बाद x की घात 1 आएगी यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला पद आता है। तो इसको सबसे पहले ठीक करके लिखेंगे, 6x² और उसके बाद कौन सा पद आएगा, -7x, उसके बाद आएगा -3। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समीकरण बनाते हैं। तो ये इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हमारे पास समीकरण बन गई बराबर 0। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, तो कितना आता है, 6 की गुणा यदि आप 3 के साथ करोगे तो 18 आ गया, तो हमने यहाँ पर 18 लिख लिया। अब इस 18 को दो संख्याओं में लिखेंगे तोड़ करके, कि जोड़ घटा करने के बाद -7 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगी, एक 9 हो जाएगी और एक 2 हो जाएगी। 9 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 18 आएगा। यदि इसको जोड़ करके घटा करके लिखोगे तो -7 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 9 को माइनस का लिखूँगा और इस 2 को प्लस का। ठीक है। साथ में आपको x दिख रहा है, तो आप इसके साथ में x लिख दो, दोनों के साथ में। उसके बाद हम पहले वाले पद को और आखिरी वाले पद को ऐसे का ऐसा लिखते हैं। तो 6x² और ये -3 बराबर 0। ठीक है। -7x के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ -9x और ये +2x। अब पहले दो पदों को, उसके बाद ये आखिरी दो पदों को लिखूंगा। तो इसके अंदर से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, ये 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो इसको 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकते हैं हम, ये 2 गुणा 3। तो इस और इसको 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो कॉमन हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हमने लिख लिया 3। साथ में x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो एक x को मैं बाहर लिख लूँगा। तो देखो अंदर कितना बचेगा, 3 बार चला गया तो ये 2 अंदर रह गया, तो हमने 2 लिख दिया अंदर। और एक x हमारा बाहर चला गया, तो अंदर हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा यहाँ से, और ये निशान माइनस। x तो बाहर चला गया ये, और 3 भी यहाँ पर बाहर चला गया कॉमन, तो अंदर कितना बचा, ये 3 बच जाएगा। ठीक। उसके बाद प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को कॉमन लेंगे और अंदर हमारे पास ठीक इसी तरीके का बच रहा है यहाँ पर, तो लिखेंगे इसको 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो 2x - 3 और यहाँ से भी 2x - 3। ये आपने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, 2x - 3 तो बाहर चला गया, अंदर बचेगा 3x, और ये 2x - 3 बाहर है, तो अंदर कितना है, ये प्लस का 1 बराबर 0। ठीक। उसके बाद आप इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख सकते हो, तो रखेंगे इनको 2x - 3 बराबर 0 और ये 3x + 1 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आएगा, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का
और ये बराबर से ये यहाँ पर 2x बचेगा, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा। अब इस 2 को नीचे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ से 3x ये एक दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो -1/3। ये 2 मान आ गए हमारे पास, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 3/2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1/3। यदि आप यहाँ से ए बी सी का मान निकालना चाहो तो देखो क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ए का मान है और ये बी का मान है -7, और ये सी का मान है -3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3/2 और -1/3। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू आई थी -3/1। ठीक है, ये बराबर, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के साथ है, तो हमने माइनस के साथ लिख दिया, और ये -12 है। ठीक है, बटे में ए का मान हमारे पास कितना है, 6। यदि आप यहाँ से एल्शियम लेकर के सोल्व करोगे, 2 3 का एल्शियम हमारे पास 6 आएगा, और ये 6 को यदि आप 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 3। 3 की गुणा ऊपर वाले के साथ करोगे तो 9 आ जाएगा, और ये निशान माइनस। अब 6 को, इस 6 को यदि आप 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 आया। इस 2 की गुणा आप ऊपर वाले के साथ करते हो तो 1 की गुणा 2 के साथ 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6, और ये 9 में से 2 गया 7/6, यानी कि दोनों मान हमारे पास क्या आ गए, बराबर। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3/2, गुणा में बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, बराबर सी का मान हमारे पास कितना था, सी का मान था -3, और ए का मान हमारे पास कितना था, 6। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, 3 की गुणा -1 के साथ करोगे तो -3, और 2 की गुणा 3 के साथ करोगे तो यह आएगा 6, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बराबर। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में मैं क्या दिया है, 4u² + 8u। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो x² के बाद x वाली जो पद होता है उसके बाद बिना x वाली, लेकिन बिना x वाली पद हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, 4u² + 8u = 0। अब आप यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, एक तो 4 ले सकते हो, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से u कॉमन ले सकते हो। तो अंदर कितना बचेगा, 4 तो बाहर चला गया, और एक u बाहर चला गया, तो अंदर u बच जाएगा, प्लस ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2, ये 4 तो बाहर चला गया ये। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और u भी बाहर चला गया ये यहाँ पर, तो ये u + 2 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख सकता हूँ, 4u = 0, और ये u + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से u का मान हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि 4 जो 0 के बटे में जाएगा तो तब भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। u का एक मान ये आ गया और ये 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो u का एक मान हमारे पास ये आ गया -2। तो अल्फ़ा का एक मान 0 आ गया और बीटा का मान कितना आया, -2। अब हमें जांच के करके बताएंगे कि ये मान जो है सही है इसके, इस द्विघात बहुपद के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच किस तरीके से करते हैं, उसके लिए लिखते हैं शून्यकों का योग। किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। यदि आप यहाँ से b का मान देखते हो, ये a का मान है 4 और b का मान कितना है, 8 है, निशान माइनस। b का मान कितना है, 8 और a का मान कितना है, 4। तो ये वैल्यू हमारे पास -2 आएगी, बराबर 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, निशान माइनस का, और ये 2, यानी कि दोनों आपस में बराबर आ गए। तो शून्यकों का योग हमारे पास ये आ गया, बराबर आने चाहिए थे तो आ गए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a के। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 और बीटा का मान कितना है, -2 और c का मान हमारे पास कितना है, c तो है ही नहीं, तो यानी कि 0 बटे में a का मान कितना है, 4, तो ये 4 लिख दिया। 0 की गुणा यदि आप -2 के साथ करोगे तब हमारे पास कितना आएगा, 0। ठीक है, और ये 0/4 करोगे या 0/5 या 0/1 करोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये जांच सिद्ध करती है कि जो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है इसके शून्य का हमारे पास क्या है, एक 0 है और एक -2 है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 5वें भाग में हमें क्या दिया है, t² - 15, t² - 15। तो इसके हम शून्य का निकाल लेंगे, यानी कि t के 2 मान निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगी। तो अब देखो, एक हमारे पास रिजल्ट होता है, इसको सबसे पहले समीकरण बनाया तो ये बन गया 0। ठीक है, एक होता है a² - b², किसके बराबर होता है, a - b और ये होता है a + b के। ठीक है, ये होता है, या आप ये करो, ये बनेगा t² और ये 15 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो ये 15 और जैसे दोनों वर्गमूल करोगे तो t का मान क्या आएगा, ये आ जाएगा ± वर्गमूल 15, यानी कि t का एक मान हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल 15 आ जाएगा और एक t का मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस के वर्गमूल 15। हमें 2 वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर हम फार्मूला लगा करके निकालेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, समीकरण बनाया और ये -15 को दूसरी तरफ लेकर के गए और दोनों, और यदि आप वर्गमूल करते हो तो ये t², यदि आप इसका वर्गमूल करोगे और ये 15 का वर्गमूल, यानी कि ये वर्ग क्या करेगा, इस वर्गमूल को काट देगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, t की वैल्यू हमारे पास ± वर्गमूल 15 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि t का मान एक हमारे पास 15 आएगा और एक -15, और ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, अब हम इसकी जांच करके बताएंगे।
जांच के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वर्गमूल 15। यहाँ से आप देख सकते हो बी का मान कितना है, जिसका कोई नहीं हो तो उसका एक, तो ए का मान हमारे पास एक है। उसके बाद जो है टी की घात एक आनी थी, तो इस वजह से बी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि है नहीं वो। और यहाँ पर उसके बाद जो है बिना टी वाली जो पद आता है, तो यहाँ पर जो है सी का मान कितना हो जाएगा, 15। तो ए बी सी का मान आ गया, ए का मान 1, बी का मान 0, और सी का मान कितना आया, ये माइनस के 15, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो ए का मान ये माइनस का निशान है, बी की वैल्यू कितनी है, 0 बटे में ए कितना है, 1 है। तो ये देखो वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 और ये माइनस का 3 क्या होता है, यानी कि वर्गमूल 15 एक प्लस का है और एक हमारे पास कितना है, माइनस का, बराबर ये 0 बटे 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास कितना आएगा, 0, बराबर इसके 0 आ जाएगा। और शून्य को गुणनफल की बात करते हैं, शून्य को का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे अल्फा बीटा की ये वैल्यू है। यदि आप इन दोनों की गुणा करोगे, वर्गमूल 15 गुणा में माइनस वर्गमूल 15, और सी का मान हमारे पास कितना है, -15 है, तो -15 और ए का मान कितना है, 1। वर्गमूल 15 की गुणा यदि आप वर्गमूल 15 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वर्गमूल 15, 2 बार है वर्गमूल 15, तो हमने ये लिख दिया वर्गमूल 15 को 2 बार। निशान माइनस का है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया, और ये इस तरफ हमारे पास कितना है, -15, और ये वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो -15 किसके बराबर है, -15 के। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स और -4। ठीक है, जैसे आप इसको समीकरण के रूप में लिखोगे, इस द्विघात बहुपद को, तो बराबर के 0 लिख दोगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है, यानी कि ये वाला, ये होता है इसकी गुणा में, उसकी गुणा हम अंतिम वाले पद के साथ करते हैं, यानी कि बिना x वाले के साथ, या x बिना y वाले के साथ। तो कितना आएगा, 12। इस 12 को हम क्या करते हैं, इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद तो ये 12 आ जाए, और जोड़ घटा करने के बाद कितना आ जाए, -1, क्योंकि यहाँ पर कितना है, ये 1 है। तो वो संख्या हो जाएगी, 4 की गुणा 3 के साथ करोगे तो गुणा करने के बाद 12 आएगा, और जोड़ घटा करने के बाद कितना आएगा, -1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या लिखेंगे, माइनस का, और इस 3 को लिखेंगे प्लस। साथ में x है तो इनके साथ में x लगा देंगे। तो पहले और आखिरी वाले पद को हम क्या करते हैं, ऐसे का ऐसा लिखते हैं, ये। ठीक है, और -x के स्थान पर क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे -4x प्लस 3x, और ये -4 बराबर 0। अब देखो आप यहाँ से किस चीज़ को कॉमन ले सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो, तो x ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 3x, 1x बाहर चला गया, अंदर तो हमारे पास x ही बचेगा, और ये 3 बच जाएगा, निशान माइनस का, x बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा, 4। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ पर अंदर ठीक ऐसा बचेगा, तो 3x
-4। और यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर से और इसके अंदर से आपके पास क्या चीज़ कॉमन है? 3x - 4। और यहाँ से हमारे पास 3x - 4 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा? x बचेगा और निशान प्लस। 3x - 4 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा? 1। ये बराबर 0। अब इन दोनों को आप अलग अलग से 0 के बराबर रख सकते हो। 3x - 4 बराबर 0 और ये x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा? ये 4 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का। इस तरफ हमारे पास 3x बचेगा, 3 को बटे में लेकर के जाएंगे तो x का मान ये आ जाएगा। इसी तरीके से x का मान हमारे पास कितना आएगा? इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे 1 को तो माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम जांच करेंगे किस तरीके से करते हैं। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स के साथ कोई नहीं है तो 1 है, तो -1 हो जाएगी बी का मान। -1 बटे ए का मान कितना है? 3। तो यदि आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बनेगा 4 और ये 3 यहाँ पर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा और बटे में 3। ये और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई? बराबर। ये 4 में 3 गया 1 और ये बटे में 3, ये बराबर है 1/3 के। दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसी तरीके से आप क्या करोगे? शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों की गुणा बराबर c/a। अल्फा क्या है? 4/3 गुणा में बीटा का मान क्या है? -1 और c का मान हमारे पास कितना है? -4 और a का मान कितना है? 3। तो अब आप देखो, यदि -1 की गुणा इसके साथ करोगे तो -4/3 आ जाएगा बराबर और ये -4/3, यानी कि ये वैल्यू आपस में क्या आ गई? बराबर आ गई। तो अब आप क्या कह सकते हो? ये जांच सिद्ध करती है कि ये जो इस द्विघात बहुपद के जो ये शून्यकाय है तो ये सही है। अगर गलत होते तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। ठीक है।